What is to be insisted? जोर इस बात पर दिया जाता है That the poet must develop. अच्छा कि poet थर्ड को पेज की स्टार्ट है ना ये, ठीक है। अच्छा जोर इस बात पर दिया जाता है इज दैट द पोएट मस्ट डेवलप, पोएट को डेवलप करना चाहिए और प्रोक्योर द कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट, वही कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट होनी चाहिए एंड दैट ही शुड कंटिन्यू टू डेवलप दिस कॉन्शियसनेस थ्रू आउट हिज कैरियर। और वो इस जो उसने कॉन्शियसनेस जो गेन की है ना उसको थ्रू आउट हिज कैरियर वो डेवलप करता रहता है। बस ठीक है, डबल टिक लगा हुआ नीचे, ये भी पढ़ लेते हैं। चलो इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट हैपन इज अ कंटिन्यूअस सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ, उसका जो कंटिन्यूअस सरेंडर क्या है वो ये है, ही इज द मोमेंट to something which is more valuable. The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extension of personality. एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा प्रोग्रेस, एक आर्टिस्ट की प्रोग्रेस जो है वो इसी में है कि वो अपने आप को सेक्रीफाई करे। अ कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन वो यानी कि बाहर आके लिखे, यानी पर्सनल होके ना लिखे, इम्पर्सनल होके लिखे। हाँ ये वाली बात हो फिर एंड में आके लिखे। There remains to define this process of depersonalization। हेलो जी, उसने इसको पूरी एक थ्योरी बना दिया है, depersonalization। अच्छा देयर रिमेन्स टू डिफाइन, अच्छा अभी ये कहना, ये डिफाइन करना बाकी है, प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। अच्छा ये देखो उसने पूरी टर्म बना दी है। हाँ ये इम्पर्सनल से, तो चलो ये भी एक वो ये पर्सनल ही है ना। हाँ ये पर्सनल। एंड इट्स रिलेशन, और उसका ताल्लुक टू द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के साथ कैसे जोड़ता है। हाँ यानी इम्पर्सनैलिटी का ताल्लुक ट्रेडिशन के साथ, यानी कि वो ये कहना चाहता है पोइट को इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी उसे अपनी ज़ात के बारे में यानी कि सब्जेक्टिव हो के नहीं लिखना चाहिए। ये इस हवाले से इसके ऊपर सवाल भी आ जाता होता है, इम्पर्सनल पोइट कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें ये सारी बातें ही आ जाएंगी कि उसके पास हिस्टोरिकल सेंस हो, जिसके वो अपने एंसेस्टर्स के साथ लिंक रखे, और उसके बाद वो यानी अब सब्जेक्टिव होके ना लिखे। अगर वो सब्जेक्टिव होके लिखेगा ना, यानी अपनी ज़ात के बारे में वो नॉलेज देगा, तो फिर रीडर के ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो उसके अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, उसकी ज़ात के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, तो फिर वो होगा पर्सनल राइटिंग उसकी होगी। लेकिन जब वो इम्पर्सनल होके लिखेगा तो वो यानी अपनी ज़ात से निकल के लिखेगा, तो फिर वो उससे रीडर के इफेक्ट ये पड़ेगा कि उनकी सेंसेस बेहतर होंगी, इसलिए वो कहता है कि पर्सनल होके लिखे। इट इज इन दिस डीपर्सनलाइजेशन दैट आर्ट में बी सेड टू अप्रोच द कंडीशन ऑफ साइंस। इसी डीपर्सनलाइजेशन की सेंस में रहते हुए में भी आर्ट को ये कहा जाता है कि वो साइंस सेड टू अप्रोच द कंडीशन ऑफ साइंस, कि वो साइंस की हालत तक अप्रोच करती है। हाँ ये साइंसी टर्म में इसको लिया जा सकता है। अच्छा, आई शैल देयरफॉर इनवाइट यू टू कंसीडर एज अ सजेस्टिव एनालॉजी, एनालॉजी द एक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन अ बिट ऑफ फाइनली, एनालॉजी तो होता है झूठी किस्सा कहानी। अच्छा आप इसे ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये तस्लीम कर लें, एक कहानी के तौर पे बेशक मान लें। द एक्शन विच टेक प्लेस, कि जो एक एक्शन जो कि होता है व्हेन अ बिट ऑफ फाइनली फिलिएटेड प्लेटिनम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द चैम्बर कंटीन्यूइंग ऑक्सीजन, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड। साइंस की बड़ा कोई साडा लिटरेचर से बंदे हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ सल्फर डाइऑक्साइड तो मैं आज तक नहीं पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ी ही नहीं। Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet. Honest criticism और sensitive appreciation वो is directed not upon the poet. पोइट पर डायरेक्ट नहीं की जाती, यानी उस पर नहीं लगाई जाती, बट अपॉन द पोइट्री। लेकिन उसकी पोइट्री यानी कि उस पोइट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ना पोइट को एप्रिसिएशन दी जाती है, बल्कि क्रिटिसाइज और एप्रिसिएशन उसकी पोइट्री को किया जाता है। हाँ वो ये कहना चाहता है कि जब एक पोइट हिस्टोरिकल सेंस का यूज़ करते हुए कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि अगर रीडर उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तो इट्स मीन के रीडर ने अप्रिशिएट पोइट को नहीं किया, बल्कि उसने आर्ट को अप्रिशिएट किया है, क्रिटिसिज्म को उसने अप्रिशिएट किया है, जो उसने काम किया है, यानी पोइट्री को उसने अप्रिसिएशन असल में दी है। If you tend to the confused cries of the newspaper critics and susurrus of the popular reputation that follows. If we attend to the confused cries,
अगर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसमें। क्राइज तो ठीक होता है ना, ऑफ द न्यूज़पेपर क्रिटिक्स, अच्छा क्राइज है, क्राइज ऑफ द न्यूज़पेपर क्रिटिक्स एंड अगर हम चिल्लाते हैं किसी न्यूज़पेपर में कुछ अगर गलत बयानी कोई क्रिटिक्स ने की है एंड अच्छा उस पर चिल्लाते हैं एंड ससरस ऑफ पॉपुलर रेपिटेशन दैट फॉलोज। अच्छा यानी हम कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रेपिटेशन कर देते हैं तो अगले लोग दूसरे लोग चिल्लाने लगते हैं हमारी नकल कर दी है इसने, हमारे जैसा लिख दिया है ना। We shall hear the names of poets in great numbers. हम अजीम पोइट्स के नाम तो सुन लेते हैं, कोई सीख नॉट ब्लू बुक नॉलेज बट द एंजॉयमेंट ऑफ पोइट्री। ठीक है, अगर हमें जो है ना पोइट्री के कैनन्स पता ना हो, हम सिर्फ यूं पढ़े हों कि हमने उसको एंजॉय करना है तो हम पोइट्री को एंजॉय कर लेते हैं। एंड आस्क फॉर अ पोइम के लिए कहते हैं वी शैल सेडम फाइंड इट। एंजॉय को कह रहा है कि हम कभी कभार पा भी लेते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि सीक नॉट ब्लू बुक नॉलेज। जिसके पास ये वही ना कि जिसके पास पोइट्री की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है ना, वो क्या करता है कि पोइट्री के पोइम को लेके उससे एंजॉयमेंट हासिल करता है और वो अक्सर ऐसा हासिल कर भी लेता है। इन द लास्ट आर्टिकल आई ट्राई टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द पोइम्स टू अदर पोइम्स बाय अदर ऑथर्स and suggested the conception of poetry as a living whole of all the poetry that has ever been written। फजूल बात किया। The other aspect of this impersonal theory of poetry is the relation of the poem to its author। अच्छा यहाँ पे उसने फिर क्लियर कर दिया इम्पर्सनल का मतलब क्या है। इम्पर्सनल होने का मतलब ये है कि रिलेशन ऑफ द पोइम विद द पोइट, ऑथर विद द पोइट कह सकते हैं। हाँ उसका फिर इन दो चीज़ों का, तीनों चीज़ों का बल्कि कनेक्शन आ गया ना, पोइट्री का, पोइट और रीडर, है ना, कि इम्पर्सनल हो के वो लिखे। अच्छा ये देखो ना ठीक है, हाँ इम्पर्सनल है ना ये चीज़ उसने बताई है। अगर हम इसको यूं पढ़ लें कि उसने इम्पर्सनल का फार्मूला बनाने लगी हो। इम्पर्सनल इज इक्वल टू रिलेशन ऑफ पोइट, ये इतना लिखो ना रिलेशन ऑफ पोइट। अब रिलेशन ऑफ पोइट दो चीज़ों के साथ है, एक उसका पोइम जो उसने लिखी है, हाँ अब उसने जब वो इम्पर्सनल कब होगा, जब वो इन दोनों जब एक पोइट इन दोनों चीज़ों के साथ अपना रिलेशन कैसा बना रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एक चीज़ पे फोकस करेगा तो वो पर्सनल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही बात है, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि एक पोइट इम्पर्सनल उस वक्त होगा जब एक पोइट, पहली बात तो ये है कि पोइट राब्ता अपना कायम रखे, उसे इस बात का रिवील हो ये बात उसके जहन में कि मैंने किस तरह से रिलेशन कायम रखना है बिटवीन माय वर्क एंड द रीडर। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि उसे ये बात पता हो कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना उसके अंदर मेरी कोई पर्सनल चीज़ नहीं आनी चाहिए, पुट होनी चाहिए, यानी कि विदाउट आप कह लो सब्जेक्टिविटी उसे होना चाहिए, विदाउट सब्जेक्टिव उसे हो के लिखना चाहिए। जो कुछ भी वो लिख रहा है, पोइम कह लो या क्रिएटिविटी कह लो, विदाउट सब्जेक्टिव वो हो, और जब वो विदाउट सब्जेक्टिव होगा तो उसका इफेक्ट ऑन द रीडर, ये चीज़ दूसरी है। यानी कि नेक्स्ट उसका पॉइंट ये है कि इफेक्ट ऑन द रीडर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जी मैंने सब्जेक्टिव हो के नहीं लिखना है और मैंने रीडर के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़े इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो फिर वो इम्पर्सनल हो जाएगा। और वैसा होना चाहिए पोइट को। अच्छा जी, इम्पर्सनल का मतलब होता है ना कि वो पर्सनल होके ना लिखे। हाँ लो बात समझ आ गई फिर भी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड आई हिंटेड बाय एन एनालॉजी दैट द माइंड ऑफ द मैच्योर पोइट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द इमैच्योर वन, not precisely in any evolution of personality, not being necessarily more interesting or having more to say, but rather by being a more finely perfected medium in which special or very varied feelings are liberty to enter into new combination। वही बात है, देखो सारी ये जो ये बात करती है ना उसने उसको जब ये देखो ये लिखा है ना उसने, वन नोट
प्रिसाइजली इन एनी वैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए उसकी राइटिंग के अंदर। वही बात जो भी हमने डिस्कस कर ली है। और नीचे उसने फिर कहा है ये परफेक्टेड मीडियम का मतलब है ये आगे जाके वो बात इसको फिर कंप्लीट करेगा कि पोइट को कैटालिस्ट होना चाहिए, नहीं मीडियम होना चाहिए। फिर वो कहता है उसे एक मीडियम की तरह काम करना चाहिए। ये हमने अभी जो बात की है उसमें बात वो भी आ गई है कि वो एक मीडियम की तरह उसे काम करना चाहिए। अच्छा तो इसको और से मिलिए मेरे पास बस छोड़ दो, इसमें क्या कुछ भी नहीं। ये कैटालिस्ट वाली बात आ गई, ये इम्पोर्टेंट है। The analogy was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are यार सैफ है ये तो रैंडम प्लेटिन, ये देखो आगे प्लेटिनियम। मैं तुम्हें बताती हूँ वो उसने ये सिर्फ इतनी सी बात की। ओवरऑल अगर मैं तुम्हें वैसे बता दूँ ना, कैटालिस्ट उसने कहा कि पोइट को कैटालिस्ट होना चाहिए। उससे पूछा है जी कैटालिस्ट क्या है, ठीक है। उसने कहा कि वैसे तो ये केमिस्ट्री की टर्म है कैटालिस्ट, यानी कि रिएक्शन को तेज करने के लिए होती है, यानी कि कुछ रिएक्शंस बनाने पड़ते हैं ना, जिस तरह हम वो लिखते थे मैट्रिक में जी ऑक्सीजन प्लान इज इक्वल टू। तो वो कहता है कि पोइट जो है ना वो इस तरह का एक कैटालिस्ट है, यानी कैटालिस्ट का आप मतलब ले सकते हो मीडियम। तो यानी कि राइटर को एक मीडियम की तरह काम करना चाहिए, ना कि उसे ऐसा काम करना चाहिए कि रीडर उसके अंदर खो जाए, बल्कि एक मीडियम बन के एक रास्ता बन के रीडर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। बस इतनी सी बात उसने इसके अंदर समझाई थी। द एक्सपीरियंस यू विल नोटिस। क्या हालात है यार, ये लोग दोनों ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई सेकेंड रिकॉर्डिंग देखते हो। सबसे पहले दूसरे की शादी पे मैंने तुम्हें अच्छी टाइटल की थी ना, क्या तुम्हारी भी अम्मी से कहना था वो शादी की सिद्रा की तो अम्मी से कह कर आई।